नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना द्वारा अपनाई गई नीति द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर छलांग मारो नीति क्या थी और इसका चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति, जिसको हिंदी में बोलते हैं आगे की ओर बड़ा कदम, ये कम्युनिस्ट चीन द्वारा 1958 से 1962 तक चलाने वाला एक अभियान था, जिसको उस समय के तत्कालीन नेता, राष्ट्रपति और वहाँ के पूर्व चेयरमैन, जो जिनका नाम था माओ त्से, ठीक है, जिनको माओ के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि चीन का तेज़ी से औद्योगिकरण और कृषि को तेज़ी से बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य था और इसके माध्यम से वो चीन को तेज़ी से विकास की ओर बढ़ाना चाहते थे। अब बात करते हैं जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति थी, उसके पीछे क्या कौन सा विचार चल रहा था। तो उसके पीछे केंद्रीय विचार था कि चीन की कृषि और उद्योग क्षेत्र को तेज़ी से और समान रूप से, यानी कृषि और उद्योग का समान रूप से विकास होना चाहिए और उम्मीद यह की जा रही थी कि भारी मात्रा में मौजूदा सस्ते श्रम का उपयोग करके और उनके बड़ी मशीनें मंगाए जाने की जगह सस्ते श्रम का उपयोग करके वो क्या करेंगे, चीन का विकास करेंगे, यानी मशीन की जगह मजदूरों पर जोर दे रहे थे वो। इसी को देखते हुए अप्रैल 1958 में पहली बार निजी भूखंडों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी जितनी भी निजी ज़मीन थी उनको समाप्त करके एक संयुक्त रसोई की स्थापना की गई, जिसमें लोगों को काम के बदले वर्क पॉइंट दिया जाता था, यानी उनको पैसा नहीं दिया जाता था, वर्क पॉइंट दिया जाता था। माओ ने क्या किया, अनाज और इस्पात उत्पादन की आर्थिक विकास को प्रमुख स्तंभों के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि जितने भी कृषि होते हैं और इस्पात उद्योग है, वो किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 15 वर्षों के भीतर चीन के औद्योगिक उत्पादन को यूके से आगे निकालने के लिए उन्होंने इसका उत्पादन बढ़ा दिया, यानी उन्होंने इस्पात उत्पादन को बढ़ावा दिया और अनाज कृषि को भी क्या कर दिया, बढ़ावा दिया। अब जिसका उन पर वो सोच रहे थे कि ऐसा करते हुए वो 15 सालों के भीतर इंग्लैंड से भी आगे निकल जाएंगे, जिसका परिणाम उल्टा ही हुआ। इस औद्योगिक निवेश के परिणाम स्वरूप चीनी सरकार ने क्या किया, सबको नौकरियां दे दी, जिससे सारे के सारे 14 करोड़ से भी ज़्यादा जो चीनी कर्मचारी थे वो सरकारी कर्मचारी बन गए और 1958 में गैर कृषि सरकारी भत्ते भी चालू किए, जिससे सरकार का कुछ ज़्यादा ही खर्चा इस पर हो गया। इस तेज विस्तार के दौरान जो आम वर्ग था वो कमज़ोर पड़ने लगा, जो सामान थी उसकी कमी आने लगी, जिससे सरकार को इतनी सैलरी भी देनी थी, जिससे वेतन में भारी 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 बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण कोई भी बड़ी बड़ी मतलब सरकार वृद्धि नहीं कर सकी और सरकार की जो कंपनी थी वो घाटे में चली गई, जिस कारण 1960 से 1962 तक औद्योगिक निवेश में 38.9 से 7.1 बिलियन तक की कमी देखने को मिली। उन्होंने एक काम और किया कि माओ लोगों को जितने भी थे उनको धातु विज्ञान का कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया, शहरी इलाके में अपनी झोपड़पट्टियों के पीछे क्या किया, भट्टी लगाना शुरू कर दिया और भट्टी में धातु पिघलाने का काम शुरू कर दिया हर घर के पीछे। उस समय चाइना में हर घर के पीछे स्टील का काम होता था। सरकार ने ये आदेश दिया कि हर लोग अपने घर के भट्टी के पीछे एक भट्टी लगाएंगे, मतलब घर के पीछे एक भट्टी लगाएंगे और उसमें धातुओं को पिघलाने का काम करेंगे, ताकि क्योंकि चीन अपना लक्ष्य जल्द से जल्द पाना चाहता था। तो लोगों ने बर्तन समेत घर के सामान को पिघलाना शुरू कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, किसान और जितने भी श्रमिक थे, जितने भी मजदूर थे, उन्होंने धातुओं को पिघलाने के लिए भाई अब ईंधन की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने बड़ी मात्रा में पेड़ काटने लग गए। पेड़ को उन्होंने काट दिया, आस पड़ोस के सारे पेड़ काट दिए, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे, फर्नीचर और घर में जितने भी लकड़ी के सामान थे सबको उन्होंने काट दिया, ठीक है, ईंधन के लिए। कई पुरुष जो कितने भी कई मजदूर थे जो कई कारखानों से निकले थे, यहाँ तक कि स्कूल अस्पताल सबके सारे के सारे लोग अपना काम छोड़ के, स्कूल का काम छोड़ के, अस्पताल का काम छोड़ के मजदूर बन गए और लोहा उत्पादन करने लग गए। तो बताओ अब सारा अर्थव्यवस्था का क्या होगा, नाश तो होगा। तो सारे लोग जब सारा काम छोड़ के इस्पात के काम में लग गए तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगी और सारे लोग लोहे को पिघलाने लगे, लोहे को पिघला के पिंड बनाने लगे, जिसका आर्थिक मूल्य अगर बात करें उसको बेचे तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं था और किसानों की भीड़ भी यही करने लगी। तो कोई किसानी का काम नहीं करता, कोई कुछ काम नहीं करता, सारे लोहे पिघलाने का काम कर रहे थे। जब कुछ लोग इसकी बात सरकार के खिलाफ बोलते भी तो उन्होंने अपने मुंह बंद रख लिए। जैसे उन्होंने एक 100 फुल अभियान द्वारा माओ के दमन और हिंसा के जितने भी उन्होंने किए थे, लोगों को बोलने की आलोचना करी थी, तो लोगों ने सोचा बोलने से अच्छा है अपना मुंह बंद रखे, इसलिए सरकार की भी किसी ने आलोचना नहीं करी। अब उन्होंने क्या किया,
सिंचाई के लिए उन्हें बड़े स्तर पर क्या करना था, पानी की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए उन्होंने पानी निर्माण के लिए कई योजनाएं लाई। और वो योजना भी किसी अच्छे वैज्ञानिक से पूछ के नहीं लाई। योजना का जो अच्छे इंजीनियर होते थे उनके इनपुट के बिना ही वो सिंचाई के कार्य किए, और वो भी कार्य उनका उल्टा पड़ गया और उसको भी लेने के देने पड़ गए। अब उन्होंने खेती में देखो कितने कांड किए। उन्होंने खेतों में ज़्यादा बीज डाल दिए ये सोचकर कि ज़्यादा फसल होगी, हैं, यानी सामान्य से कहीं अधिक ज़्यादा बीज डाल दिए। तो ना ही कोई, उन्होंने सोचा कि ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा फसल होगी, लेकिन क्या हुआ, कोई फसल हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, ज़मीन को ज़्यादा गहरा खोद दिया, जिससे सोचा कि ज़मीन की जो फसल की जड़ें हैं वो ज़्यादा लंबी होगी और फसल अच्छी होगी, लेकिन ऐसा भी, ये काम भी उनका उल्टा पड़ गया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई उपजाऊ भूमि को खाली छोड़ दिया ये सोचकर कि इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, जबकि वो पहले से उपजाऊ थी, और ये चीज़ भी उनका उल्टा पड़ गया। और यही नहीं, उन्होंने चिड़िया को मरवा दिया ये सोचकर कि चिड़िया उनकी फसल खा जाती है, जबकि चिड़िया कीड़े खाती थी, जिससे फिर कीड़े उनकी सारी फसल खा गए। तो उनकी सारी की सारी नीति क्या हो गई, उल्टी पड़ने लगी। स्थानीय नेता जितने भी थे उनको, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि दुनिया के सामने गलत आंकड़े प्रस्तुत किया जाए, दुनिया को ये दिखाया जाए कि हमारी कितनी तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है, जबकि इसका उल्टा हो रहा था। चाइना विकास नहीं कर रहा था और तभी भी वो दुनिया को दिखा रहा था कि मैं विकास हो रहा हूँ, उसकी सारी नीति उल्टी पड़ रही थी। अब बात करते हैं उन्होंने ग्रामीणों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो उन्होंने कृषि भूमि पर लगे प्रतिबंध ने किसानों के जीवन को बर्बाद करके रख दिया था। जो उनके पास इतना खाना ही नहीं था कि किसानों के पास उतना खाना नहीं था कि वो अपने जीवन यापन कर सके, लेकिन तभी भी सरकार ये दिखा रही थी कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए ज़मीन बेच रहे थे, लोग अपनी सारी ज़मीन ऋण पे दे रहे थे, और उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन सरकार इस बात को मानने से मना कर रही थी। जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जितनी भी उन्होंने किसान नीति अपनाई थी वो विफल हो गई, उद्योग नीति उनकी विफल हो गई, करोड़ों किसान मृत्यु के घाट उतर गए, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई, और अंत में जब सुधार की बात आई तो गंभीर परिस्थिति के चलते जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जनता ने, अब जनता को थोड़ा समझ आया और जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह का मतलब विद्रोह करने की शुरुआत करी, लेकिन तभी भी सरकार ने उनको क्या कर दिया, दबाने की पूरी कोशिश करी। 1958 से 1960 के दौरान देश में व्यापक रूप से अकाल का अनुभव हुआ। इसके बाद चीन अनाज का भारी मात्रा में निर्यात करता रहा, यानी देखो दुनिया को दिखा रहा था कि हमारे पास बहुत खाना है, बहुत खाना है। देश में अकाल पड़ा होता, लेकिन तभी भी वो निर्यात करे जा रहा था, दूसरे देशों को अनाज बेचे जा रहा था। उसको बस दिखाना था चाइना को कि हमें क्या है, हमारे देश में बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारे पास बहुत है। लेकिन यहाँ पे लाखों लोग क्या कर रहे थे, अनाज की कमी से मर रहे थे, और वो निर्यात पे निर्यात करे जा रहा था, जिसके कारण कम पैदावार के कारण भी वो क्या कर रहा था, निर्यात करते जा रहा था, जिसके कारण वहाँ पर भयानक अकाल पड़ा। बहुत लोग भुखमरी से मर गए। काफ़ी लोग जो थे, किसान जो थे, वो अनाज ना मिलने की वजह से, भोजन की इतनी भयानक कमी की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर गए, मौत के घाट उतर गए। और यहाँ तक कि पूरे इतनी बड़े पैमाने पे जो भूखमरी और ये अकाल पड़ा, लोगों ने इसका विद्रोह करना भी चाहा, लेकिन तभी भी लोग इसका विद्रोह नहीं कर पाए। देश में अनाज की लगातार कमी हुई जा रही थी, लेकिन सरकार जनता की बातों को नज़रअंदाज करते जा रही थी। फिर क्या हुआ, जो लोग अकाल से बच गए थे, यानी जो लोग कैसे भी करके अकाल से बच गए किसी भी प्रकार के, उन्हें भी बहुत भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा। जैसे एक लेखक हैं हैनान, उन्होंने ये बात कही थी कि कई लोग उस समय ज़िंदा रहने के लिए मिट्टी को कैसे खा सकते हैं, और पेड़ की पत्तियों को, कौन कौन सी पेड़ को पत्तियों को खा के जीवन गुजारा जा सकता है। उन्होंने उनको पत्तियों की पहचान कराई गई कि ये पत्ती खाने लायक होती है, पत्ती खाने लायक नहीं होती है। यहाँ तक लोग मिट्टी खा खा के भी ज़िंदगी जी रहे थे, वो कैसे भी बस अपनी जान बचाना चाहते थे। तो आधे लोग तो मर गए थे, और बाकी लोग जितने लोग पीड़ा उस अकाल से बच गए, उनको काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। जब हम अकाल से मौतें मतलब अकाल से कितने मौत हुई इसकी हम जब बात करते हैं, तो इसकी संख्या 30 मिलियन से, यानी उससे 55 मिलियन के बीच में गिनी जाती है, यानी 3 से 5.5 करोड़ के लोग इस नीति के तहत मर गए थे अकाल के कारण। लेकिन तभी भी सरकार इस आंकड़े को दिखाने से नज़रअंदाज करती रही थी। और यही नहीं, इसकी बात करें इस अकाल से होने वाली, ये तो एक अनुमान है कि 3.5 से 5.5 करोड़ के लोग यहाँ तक इस अकाल से मरे थे, लेकिन ये असल आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह से छुपाने की बात कही थी। अब बात करें ये अकाल का कारण, जिम्मेदार व्यक्ति कौन था। तो इस अकाल का कारण अगर जब हम बात करते हैं, तो इसका अकाल का कारण था कि देश में अनाज की उत्पत्ति ना होना, और तभी भी सरकार का लगातार निर्यात करते रहना, कि ये दिखाने के लिए हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा खाना है। सरकार लगातार निर्यात करते जा रही थी अकाल के बावजूद भी। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है मौतों का। इसके अलावा मौसम की जानकारी थी, हैं, कि अकाल पड़ने वाला है, तभी भी सरकार ने इसके लिए कुछ
ठोस कदम नहीं उठाए। तो ये अकाल को एक तरह से जानबूझकर न्योता दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस अकाल का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस अकाल का अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ा था कि क्या बोलते हैं, इसके दौरान अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, पूरी तरह से चौपट हो गई थी। 1958 में लोहे का उत्पादन 45% बढ़ तो गया था, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे लोहे उत्पादन करने में लग गए थे, लेकिन फिर वो 30% बढ़ा और उससे 1961 में आके ये पूरा का पूरा घट गया। तो अर्थव्यवस्था को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं हिंसा से होने वाली मौतें। किससे हिंसा से कितने इस हिंसा में लोग मारे गए। तो मैंने बताया था अभी 2.5 से 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन तभी भी 25 लाख लोगों को सरकार द्वारा पीट कर मार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया था। सरकार के खिलाफ जिसने बोला, सरकार ने उनको मार दिया था। तो अनुमान लगाया जाता है कि 20 से 25 लाख लोगों को सरकार द्वारा मौत हो गई थी, कि सरकार ने उनको मार दिया था। सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो कई स्थानीय अधिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, गलत सूचना और सार्वजनिक मापदंड का प्रयोग किया था, जिसके तहत माओ ने 27 अप्रैल 1959 को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तभी भी वो अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।